नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक मुहावरे को टेस्ट कर रहे हैं। हेमंत जी, ये तीसरा एपिसोड है और दूसरे एपिसोड में हम दोनों एक साथ हैं। एक एपिसोड हमने अलग किया था धनंजय जी के साथ, और वो मुहावरा है, बिहार में चलता फिरता मुहावरा है, राजकुर्मी ताजकुर्मी राज भूमिहार। भूमिहार को हम थोड़ा और विस्तार दे दिया करते हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत। हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोड्स में टेस्ट किया साहित्य, संस्कृति, कल्चरल स्पेस को थोड़ा टेस्ट किया, और उसमें यह सिद्ध हुआ कि ताज कुर्मी को है और राज भूमिहार को है। भूमिहार बोले तो भूमिहार, चूंकि भूमिहार यहाँ प्रतीक है सवर्ण सत्ता का। और दूसरे एपिसोड में हमने यह देखा कि किस तरह से प्रमुख राजनीतिक निर्णय लेने वाले लोग बीजेपी और जेडीयू में भूमिहार ज्यादातर और ब्राह्मण हैं, राजपूत कायस्थ भी हैं, लेकिन प्रमुखता से तो फिलहाल पॉलिटिकल मसले पे भूमिहार और ब्राह्मण ही हैं। वो हमने दूसरे एपिसोड में टेस्ट किया था। और आज ये तीसरा एपिसोड नीतीश जी के लिए जो एक और मुहावरा कहा जाता है उसको साथ में जोड़ करके, और वो ये, और जो सच भी है कि नीतीश जी के राज में अफसरशाही बढ़ी, अफसरों के पर डिपेंडेंस सरकार का ज्यादा बढ़ा है। लालू जी के राज की खासियत यह हुआ करती थी कि वहां जनता के प्रतिनिधियों की पकड़ ज्यादा हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। तो आज इस सरकार की जो रीढ़ है वो कैसे सवर्णों की रीढ़ है भी नहीं, ये टेस्ट करेंगे, तभी तो समझ पाएंगे कि ताज कुर्मी राज भूमिहार, ब्राह्मण कायस्थ और ब्राह्मण कायस्थ भूमिहार, राजपूत छूट गए थे क्या? राजपूत। अब देखिए, उसे टेस्ट करने के लिए सबसे कायदे की और चीजें तो हम लोग बात करेंगे, बाकी डिटेल हेमंत जी बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं पहले ये कर दूं कि सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि किन आईएएस आईपीएस अफसरों पर नीतीश कुमार को इतना यकीन है कि उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें पुनर्नियुक्ति दे दी जाती है और वो स्टेट चलाते हैं, और उसमें एक भी आपको गैर सवर्ण नहीं मिलेगा, एक भी, नॉट अ सिंगल। हमारे पास जो सूची है, आप लोग यदि कुछ देर में आप लोग जो जुड़ते हैं वो और सूची दे सकते हैं तो दें। दीपक कुमार कायस्थ हैं। पिछले दिनों सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे ने, राजद के अध्यक्ष, उन्होंने हमला किया था, ठोका था कि दीपक कुमार और अमरेंद्र किशोर, वो हम लोग, और ये अमरेंद्र किशोर प्रधान सचिव, आनंद किशोर प्रधान सचिव हैं वित्त विभाग के, विद्यालय परीक्षा समिति, ये दोनों के आपस के रिश्ते हैं और कैसे बजट में एक प्लानिंग कर दी गई थी रिश्तेदार के लिए, तो वो दोनों कायस्थ हैं। अंजनी कुमार सिंह, इनकी भी पुनर्नियुक्ति हुई, इनको तो स्टेट मिनिस्टर का दर्जा भी मिल गया। शिशिर सिन्हा भूमिहार हैं। आलोक राज कायस्थ हैं। प्रमोद ठाकुर सूचना आयोग में लाए गए ब्राह्मण हैं। और अमीर सुभानी अपर कास्ट मुस्लिम है। ये इनकी नियुक्तियां हुई, और भी होंगे, लेकिन ये हमारे सामने एक भी ओबीसी लेकिन नहीं मिलेगा, एक भी दलित नहीं मिलेगा जिस पर नीतीश कुमार को ट्रस्ट है और नीतीश कुमार ने रिटायरमेंट के बाद जिनकी नियुक्ति की है और प्रमुख जिम्मेवारियां दी। दीपक कुमार और अमीर सुभानी तो भाजपा मुख्यमंत्री के सलाहकारों में हैं अभी। अब थोड़ा सा देखिए, बीपीएससी में लाए गए परमार मनु भाई, वो राजपूत हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय से जोड़े गए थे, वो जो शिशिर सिन्हा का हमने, ये सब रिटायरमेंट के बाद की पुनर्नियुक्ति है। और आलोक राज को लाया गया मानवाधिकार आयोग में, जो विनय कुमार सिन्हा को लाया गया मानवाधिकार आयोग कायस्थ। ये सारे नाम हमने, जो 10 सचिव हैं, मुख्य सचिव, उनमें से चैतन्य प्रसाद कायस्थ हैं,
प्रत्यय अमृत, वो हेमंत जी उनके बारे में ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि हम लोग पीएमसीएच के और ये नेक्सस, पीके शाही महाधिवक्ता और पीएमसीएच में जो आज चल रहा है उसके रिश्ते पर भी हेमंत जी से हम लोग सुनेंगे अगले आधे घंटे 40 मिनट में जो हम लोग बात करेंगे। वो दोनों पीके शाही शायद भूमिहार हैं और वहां जो हम बात चल रही है वो भी भूमिहार है। और देखिए, कुल 10 सचिवों की एक सूची हमारे पास आई है जिसमें 5 या 6 सवर्ण है। एक पर हमें डाउट है। और प्रधान सचिवों में आनंद किशोर, अभी बात हमने की कायस्थ, एच श्रीनिवास रेड्डी अपर में आते हैं, आंध्र प्रदेश से निर्वाचन अधिकारी हैं यहाँ। संतोष कुमार मल हैं शायद, राजपूत जल संसाधन में हैं। सेंथिल कुमार ब्राह्मण योजना विभाग में हैं। और एक ओबीसी है, एक अल्पसंख्यक सफीना है, वो भी अपर ही होंगी। एक दलित जो संजीव हंस आजकल उसमें। तो ये कुल मिलाकर जो अफसरशाही है वह भी वहां ट्रस्ट सरकार का ताज भूमिहार, ताज कुर्मी राज भूमिहार वाला ही है। हेमंत, एक बार फिर से स्वागत है। एकदम पहले रॉ आपसे इस पे टिप्पणी चाहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और बिंदुओं पर बात करेंगे। जी धन्यवाद। आप याद कीजिए जब नीतीश जी के ऊपर एक इंडिया टुडे ने एक विशेषांक निकाला था, नीतीश के नवरत्न, और उसका कवर पेज जो था उसकी तस्वीर मुझे आज भी मेरे जेहन में है। वो उसमें नीतीश जी उसके सेंटर में थे और उनके चारों तरफ जो उनके नवरत्न जिनके बारे में कहा गया था, उसमें उस समय के ब्यूरोक्रेसी के लोग थे। उसमें रमैया भी थे जो एक करप्शन के मामले में फरार है अभी तक, और अंजनी सिंह थे उसमें, एक राजेश भूषण हुआ करते थे उनका था, और प्रत्यय अमृत भी शायद उस तस्वीर में थे। कई लोग थे उसमें जिनका नाम मुझे अभी याद है, जिनकी तस्वीर मेरे जेहन में है, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो लेकिन उसमें कोई भी नेता नहीं था, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स थे। अब बताइए कि किसी डेमोक्रेसी में किसी चीफ मिनिस्टर का या प्रधानमंत्री का नवरत्न अगर सिर्फ अफसर ही अफसर हो, तो उनकी दिशा और दशा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिरकार वो किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेसी जो हम लोग की जो सिस्टम है, उसमें विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी की एक अहम भूमिका है कार्यपालिका में। और लेकिन वो कार्यपालिका जो है वो उसके ऊपर विधायिका है और उसी की सुपरमेसी है। किसी नेता, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री के नवरत्नों में सिर्फ अफसरों की गिनती होने लगती है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति की निर्भरता जो है अफसरों के ऊपर है। और खास करके नीतीश जी को लेकर के ये लंबे समय से ये कहा जाता रहा है कि उनका खुद का अप्रोच बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक रहा है, अभी भी दिखता है, और ब्यूरोक्रेसी पर अधिक निर्भरता, ब्यूरोक्रेसी पर अधिक ये भरोसा करते रहे हैं। मुझे एक प्रसंग याद है कि एक व्यक्ति को, एक बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को कुछ लोगों ने फंसाया इसलिए मैं मानता हूं कि जब वो मामला मेरे सामने आया, मैं उस समय अखबार में था, तो जो लोग मेरे पास उस मामले को लेकर गए उन्होंने जो कैटेगरिकली जितना कुछ तथ्य सामने रखा, जो पेपर सामने रखा, उससे लगा कि ये इस व्यक्ति को बिल्कुल ही निरपराध है और इसको फंसाया गया है जानबूझ करके। और उन लोगों ने फंसाया जो कि नीतीश जी के करीब लोग थे वो लोग, और सिर्फ इसलिए कि उसने उनका कुछ नाजायज काम करने से मना कर दिया था। तो उसकी पैरवी के लिए मैंने एक नीतीश जी के बहुत करीबी सांसद से संपर्क किया, वो हमारे आज भी संपर्क में है, और उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन नीतीश जी के सामने ये बात रखना बहुत मुश्किल है। तो हमने कहा कि तब कैसे होगा ये?
तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति का नाम बताया। उन्होंने कहा कि इसको लिफाफे में रख करके उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए, वो वहाँ देंगे और मैं भी रहूँगा, उसके बाद मैं चर्चा छेड़ूंगा। यहाँ मैं सीधे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो हम लोगों के कही बात को उतना तवज्जो नहीं देंगे, और जिसके बारे में उन्होंने कहा वो व्यक्ति नौकरशाह ही थे। अब समझ लीजिए कि ये जो निर्भरता की बात मैं कह रहा हूँ, तो किस तरह की निर्भरता उनकी रही है, ये अभी तक दिखाई देती है। और उसमें एक दूसरा पहलू भी है, वो है अपर कास्ट ब्यूरोक्रेसी पर निर्भरता। देखिए, ये आप हम सब लोग इस बात से सहमत हैं कि जाति विभाजित समाज में जो दबंग जातियां होती हैं, यानी कि जो परंपरागत शासक समूह से आने वाली जातियां होती हैं, उनका वो अगर बहुत अधिक विजिबल हैं, यानी उनकी विजिबिलिटी अधिक है, इसका मतलब कि वो अधिक से अधिक पदों पर, अधिक से अधिक स्पेस उनके पास में है, तो उनकी विजिबिलिटी जो जितनी अधिक रहेगी उतना न्याय होने की गुंजाइश कम होगी, क्योंकि सब एक ही तरह के लोग होंगे। तो उसमें अगर विविधता नहीं होगी, तो उस विविधता के न होने के कारण जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो शोषित समाज है, जो न्याय की अपेक्षा रखता है, उसके लिए न्याय हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? उसकी वजह कुछ और जो है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति न्याय से ही गाइडेड होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जिस जाति समूह से, जिस समाज से आता है, उसकी खामी और खूबी सब साथ में लेकर के आता है। और ऐसे में जब उसको सिर्फ एक तरफा स्पेस मिलता है, तो वो एक तरह कहते हैं ना कि जो लोक लाज से भी मुक्त हो जाता है। एक ही कमरे में अगर एक ही तरह के लोग बैठे रहें, तो उनके बातचीत का जो तरीका होता है, यानी कि उसमें अगर जेंडर को भी घुसा ले आप, अगर सिर्फ पुरुष ही पुरुष अगर रहे, तो उनके बातचीत का लहजा जो है वो बेलौस होता जाता है। और अगर महिला नहीं, एक भी महिला की दोबारा पुनर्नियुक्ति हुई हो, या अभी मैं थोड़ा सा टोक दूं आपको कि 9 जो आप खोज रहे थे, शायद उसी की बात कर रहे हैं। चंचल कुमार, आनंद किशोर, जिनकी अभी चर्चा हमने की कि कहाँ है वो, और जिन पर विवाद भी आया, प्रत्यय अमृत, आमिर सुहानी, सुभानी लिखते हैं शायद, सुहानी शायद नहीं है, एस सिद्धार्थ के बारे में थोड़ा लोग, एक किसी ने ब्यूरोक्रेट ने कहा कि जो है वो भी ये ब्राह्मण है, लेकिन मेरी जानकारी में गोपाल सिंह, संजय अग्रवाल, अनुपम कुमार और अमृतलाल मीना, ये सूची ईटीवी भारत ने 2021 में छापी थी। जी, किसने छापी थी? ईटीवी भारत, इंडिया टुडे वाला भी नहीं मिला है। वो नहीं, तो इंडिया टुडे वाले से ये मैच नहीं कर रहा है। मैंने उसमें रमैया का नाम का फोटो नाम तो मैं बता रहा हूँ, उसमें अंजनी सिंह भी थे। ये हाँ, ये गोपाल सिंह सब, ये गोपाल सिंह क्या, मैंने गोपाल सिंह निश्चित रूप से बिल्कुल साय की तरह नीतीश जी के साथ रहते हैं, लेकिन वो उनके नवरत्नों में उनकी गिनती नहीं थी, नवरत्नों में वो नहीं। ये ईटीवी हाँ दूसरा है ये। तो ये मैं जो कह रहा था, तो उसमें एक तो देखिए कि जब री अपॉइंट करने का जब मौका आता है, उसमें अब कई खुलासे हुए हैं जिसके जरिए समझा जा सकता है कि री अपॉइंट ऐसा ही नहीं होता है, बल्कि उसमें बड़ा इंटरेस्ट उसके पीछे छुपा रहता है। यानी कि उनसे कुछ काम करवाना है, कुछ बड़ा काम करवाना है, उनके पास कोई लंबित काम रह गया हुआ है, इसलिए उनको रिपॉइंट कर देना है, या तो उनका रिपॉइंट करने का तरीका और मकसद सिर्फ ये होता है कि उनकी किसी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना है, ये नहीं है, बल्कि उनसे कुछ लाभ हासिल करना है। ये सब सर्वोच्च होता है, ये सर्वोपरि होता है, और ये बिहार में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी जो एक चीफ इंजीनियर के यहाँ जो छापा पड़ा, जिसमें 11 करोड़ या 12 करोड़ रुपया कैश उनके घर से बरामद हुआ है, वो जो रीअपॉइंटमेंट हुआ था, उस समय रीअपॉइंटमेंट के समय ही ये चर्चा हो रही थी कि उनसे जो टेंडर मैनेज करने वाला जो पूरा गिरोह है, वो गिरोह उनके जरिए सारा खेल कर रहा था। तो उस गिरोह, संयोग से वो अपर कास्ट नहीं थे, वो तो दलित है। लेकिन बाकी लोगों के बारे में मैं अगर बताऊं, तो अभी जिन लोगों का नाम आपने लिया है, जैसे उसमें 1 नंबर आनंद किशोर और दीपक कुमार,
दोनों आपस में साला बहनोई हैं, और दोनों के बारे में जब सुधाकर सिंह ने दोनों प्रेस का कॉन्फ्रेंस किया, हाँ दोनों, जी। हाँ वो जाहिर है। तो और उनके बारे में जो सुधाकर सिंह ने खुलासा किया कि दीपक कुमार की पुत्री के लिए, उनकी कंपनी के लिए जो काम इन दोनों ने मिल करके किया और उनको आनंद फानन में वित्त विभाग में लाया गया, वो क्योंकि उसके पहले जो शख्स वित्त विभाग में थे उनसे ये काम कराना संभव नहीं था, तो ये काम करवाया गया। उसके पहले उनकी बेटी की कंपनी को बिहार सरकार में एंट्री दिलाई गई, उसके बाद दूसरे कंपनी के जरिए, और उसके बाद उस कंपनी को रिप्लेस करके उनकी बेटी की कंपनी को स्थापित किया गया, फिर उसके जरिए उनकी बेटी स्थापित हुई, और बिहार सरकार के तमाम ऐसे गोपनीय मीटिंग में भी उनकी भागीदारी रही, जिन मीटिंगों में सिर्फ अफसर और या उस विभाग के मंत्री के होने की अपेक्षा की जाती है, दूसरे किसी के नहीं होने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उनको रखा गया। उसके बाद उनकी कंपनी को 25 करोड़ उनके एक तरह से उन्हीं के नाम पर आवंटित हो गया इसमें बजट में। तो ये मामला सामने आया, ये मामला दब गया। लेकिन ये इस कनेक्शन की जब बात होती है तो इससे साफ और आगे बढ़िए आप, अभी जो सबसे मजेदार और बड़ा मामला आया है वो है पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच का, और वहाँ एक जो सुप्रिटेंडेंट है आईएस ठाकुर जी की रिश्तेदारी बताई जाती है कि वो जो बिहार के महाधिवक्ता हैं उनसे करीबी और रिश्तेदारी की भी चर्चा है, और वो है बिहार महाधिवक्ता का मतलब हुआ पीके शाही, जाति जी, उनका शायद भूमिहार है या राजपूत है, वो शाही भूमिहार नहीं, शाही तो भूमिहार बोलते हैं जी। तो अभी जो नया जो उसमें मामला सब सामने आ रहा है, उसमें सबसे बड़ा मामला है कि वहाँ पीएमसीएच में एक टेंडर में 916 करोड़ से अधिक का उसमें घपला हुआ है, और वो इसलिए हुआ कि टेंडर जो बीड हुआ उसमें उसको बढ़ा करके दिखाया गया, और नियम तो यह है कि जो लोएस्ट बीडर होता है उसको काम मिलता है। इनको अधिक बीड करने के बावजूद इनको इस कंपनी को काम दे दिया गया, और उसको लेकर के जब उस समय के ये हेल्थ सेक्रेटरी उदय सिंह कुमावत ने नोट ऑफ डिसेंट लिखा, तो उनको डांट पड़ी, और अंततः उन्होंने 22 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, वो नौकरी छोड़कर चले गए। इसका कनेक्शन इससे जोड़ा जाता है। ये 2020 और जो पीएमसीएच को जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो इसमें एक्सटेंशन जो हुआ है, जिसके बारे में मीडिया सिर्फ ये चर्चा करता है कि उसके ऊपर हेलीकॉप्टर उसके छत पर उतरेगा, उसके सामने जो मूर्ति लगी हुई है वो रात में उसकी छटा जो है देखने वाली होती है, वो तरह तरह के रंग वहाँ रात में रोशनी से दिखाई देता है। बाकी चीजों पर चर्चा नहीं, बीमार लोग वही देख करके ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो वो मैं उसको एक तरह से इस पूरे प्रकार जिस बात को आप इंगित कर रहे हैं, जाति का कनेक्शन और करप्शन का कनेक्शन और सत्ता को कंट्रोल करने का कनेक्शन, ये तीनों कनेक्शन जो है कैसे जाति से जाकर के जुड़ जाता है, उसका नायाब उदाहरण पीएमसीएच है। तो पीएमसीएच में अभी जो एक मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता नाबालिग बच्ची की इलाज के अभाव में मौत हुई, उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ, और तब कुछ लोगों ने उसके पीछे लग करके ये सारे चीज सामने लाए। एक तो उस बच्ची के इलाज में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई के नाम पर सुप्रिटेंडेंट पर कुछ नहीं हुआ, जबकि सुप्रिटेंडेंट के बारे में ये है कि वो उस दिन पीएमसीएच कैंपस में थे, उन्होंने 2 कंपनियों को भुगतान भी किया था, इसलिए उनकी उपस्थिति मानी जा रही है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए नहीं कार्रवाई हुई कि ये जो 916 करोड़ का जो घपला है, उस घपले में उनकी सहभागिता मानी जा रही है, और जो पूरा जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जो अभी जो उसको फाइनल शेप दिया जा रहा है, उसमें पर्दा कौन लगेगा, किस कंपनी का लगेगा, कुर्सी किस कंपनी की खरीदी जाएगी, सोफा किस कंपनी का खरीदा जाएगा, उसमें जो मरीजों के लिए बेड लगेगा वो किस कंपनी का लगेगा, मरीजों के लिए जितने तरह के अपरेटस आएंगे वो किस कंपनी के आएंगे, ये सारे चीज वो परचेजिंग कमेटी का हेड वही डिसाइड कर। 22 में अगस्त में
बदलने के बाद और अंतिम में इधर जब सत्ता का हस्तांतरण फिर से हो रहा था बीजेपी की तरफ जनवरी महीने में, उस समय उनके ऊपर कार्रवाई की बात सामने आ रही थी, लेकिन कार्रवाई होने के बदले में उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। और नियम यह है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई विभागीय कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही हो तो उसको किसी विभाग में एपेक्स पद पर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो इनको जो ठाकुर हैं IAS ठाकुर, उनको उनके खिलाफ चार्जेस क्या है कि एक तो वो मधुबनी के बिस्फी में जब मेडिकल अफसर के रूप में पदस्थापित है, PSC में रहे होंगे, उसी दौरान उन्होंने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से PG कर लिया और फिर वहीं पदस्थापित रहने के दौरान उन्होंने दरभंगा से 6 महीने PhD कर लिया। तो दोनों उनकी वो फाइल पर नोटिंग है, दोनों उनकी जो PG की डिग्री और PhD की डिग्री दोनों के बारे में माना जाता है, कहा गया है कि दोनों वो फर्जीवाड़ा है एक तरह से, और लेकिन वो जांच अभी तक चल रही है। उसी बीच उनको रीअपॉइंट कर दिया गया और रीअपॉइंट करने के बाद उनके ऊपर और भी चार्जेज हैं, जैसे कि वहाँ जो हेल्थ मैनेजर एक महिला हुआ करती थी, उन्होंने उस पर उनके ऊपर ये छेड़छाड़ का यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। और संयोग से देखिए कि वो महिला नीतीश जी की बिरादरी की महिला है, लेकिन उसने पिछड़ा वर्ग आयोग फलाने ढकाने सब जगह बड़े अफसरों के यहाँ DGP और सब जगह शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कुर्मी या OBC महिला का भी नहीं चलता है नीतीश जी। बिल्कुल, उस महिला को न्याय नहीं मिला। इसके अलावा PMCH में की 55-54 नर्सों ने लिख करके शिकायत दी कि हम लोग की इज्जत प्रतिष्ठा के साथ लगातार यहाँ पर खिलवाड़ होता है और उसकी शिकायत कहीं सुनी नहीं जाती है। उसमें कई महिलाओं ने सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ, कई महिलाओं ने अलग अलग लोगों के खिलाफ ये आरोप लगाए, लेकिन उन महिलाओं के आरोपों की भी कोई जांच अभी तक नहीं हुई। ये एक नालंदा के डाइट से भी आ रहा है, वहाँ डाइट का जो अधिकारी है उस पर कई महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है डाइट के कर्मचारियों ने। जी, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है संजीव जी कि उस बच्ची की मौत के बाद कार्रवाई तो की गाज तो सबसे पहले गिरनी चाहिए थी सुप्रिटेंडेंट पर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किस पर हुई? तो प्रभारी उपाधीक्षक पर, PMCH के प्रभारी उपाधीक्षक पर कार्रवाई हुई और दूसरा वहाँ SKMCH की अधीक्षिका पर कार्रवाई हुई, जो डॉक्टर विभा कुमारी के खिलाफ। अब बताइए कि इलाज में लापरवाही यहाँ हुई, कार्रवाई मुजफ्फरपुर के अधीक्षक पर हुई और यहाँ के उपाधीक्षक पर हुई। IAS ठाकुर का बाल बाका नहीं हुआ और वो कहा जाता है कि वो खुलेआम कहते हैं कि मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है और वो सारा कंट्रोल उनके पास में है। तो ये जो कनेक्शन है, ये करप्शन को कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, उसको कैसे संरक्षित किया जाए और उस पर किसी की कुछ नहीं चले, ये ऊपर से नीचे तक, इसमें एक जाति का कनेक्शन बहुत बड़ा है और उसमें वो पैट्रोनाइज करता है करप्शन को और एक तरह से सभी तरह की दादागिरी को। यानी कि अगर आप किसी नॉन अपर कास्ट के अफसर हैं, आप मरीज हैं, आप वहाँ देखिए अस्पतालों के बारे में ये खबर आती है कि वहाँ बेड, आप अगर एम्बुलेंस से गए हैं तो एम्बुलेंस से उतार करके अगर बेड पर ले जाना है उसके लिए पैसा देना है, ऑक्सीजन सिलेंडर देना है उसके लिए पैसा लेना है, आप अगर लाचार मरीज हैं तो आपको पकड़ करके अगर शौचालय ले जाना है उसके लिए पैसा देना है। यानी कि कदम कदम पर पैसे का खेल होता है और ये सारे लोग जो हैं आउटसोर्स्ड लोग हैं, यानी कि प्राइवेट एजेंसियों ने जो काम ठेका लिया हुआ है उन एजेंसियों के लोग होते हैं और ये लोग एक तरह से उसमें अपराधी प्रवृत्ति के ढेर सारे लोग होते हैं जो लोगों से मारपीट करते हैं। तो मरीज अगर कोई शिकायत करता है, मरीज का परिजन अगर कोई शिकायत करता है या कोई पत्रकारों की लगातार जो वहाँ पत्रकारों की, नेताओं की, उनकी विधायकों के साथ भी वहाँ पर सलूकी की घटनाएं हुई है। तो ये जो सारा कनेक्शन है, इसको एक बड़े फलक पर अगर आप देखेंगे तो साफ साफ दिखाई देगा कि ऐसे लोगों के रहते हुए जो ब्यूरोक्रेसी में हावी लोग हैं। अब प्रत्यय अमृत लगातार हेल्थ विभाग आप देख रहे हैं, कोई ये नहीं है। और प्रत्यय अमृत का जो अप्रोच है, आपने कई विधायकों को लेकर के भी आप सुने होंगे कि जब प्रत्यय अमृत कैसे विधायकों से कैसे बात करते हैं, विधायकों से तो ऐसे बात करते हैं कि जैसे उनके दफ्तर का कोई वो किरानी या चपरासी हो, इस तरह से बात करते हैं वो। तो उनका जो पूरा रवैया है।
जी हेमंत सर, अब 2-3 सवाल हैं। एक तो याद करिए, पिछले दिनों जब ये एपिसोड की कल्पना बनी उर्मी ताजराज, हमें लगता है कि इसका जो ये मुहावरा आपको कब से चल पड़ा? नीतीश जी जब से आए तब से चल पड़ा, या धीरे धीरे 2010 के आसपास अभयानंद, 2 ही मात्र डीजीपी शायद भूमिहार हुए हैं और भूमिहार नहीं हुए, लेकिन गैर सवर्ण तो और भी होंगे, वो वेरीफाई करिएगा। पीके ठाकुर भी हुए हैं, पीके ठाकुर भी थे। ये पीके ठाकुर जिनको मिला है वो भी डीजी हुए थे। हाँ, तो मुंशी को 6 या 7 हुए होंगे 20-21 साल में। अभयानंद सिंह के जमाने में जो हुआ, परमेश्वर मुखिया के उसके मैंने उसको लेकर के शव यात्रा के दौरान जो हंगामा हुआ, हमको लगता है उसी वक्त ये बना होगा मुहावरा। लेकिन ये बताइए, देखिए वो, हाँ जी बताइए। हाँ, पहले वो बोलिए आप, पहले अपनी बात तो मेरा ये सवाल है कि आखिर नीतीश जी का ये नेक्सस क्यों, ऐसा नेक्सस? क्या उनको ऐसा लगता है सवर्ण ज्यादा कॉम्पिटेंस है तो उनके भीतर कॉम्पिटेंस होता है, या ये मानसिक गुलामी कहिएगा, ये क्या है जिससे नीतीश खुद मुक्त नहीं हो पा रहे? नीतीश जी, हाँ देखिए उसकी पृष्ठभूमि में इस रूप में देखने की जरूरत है कि नीतीश जी का प्रादुर्भाव और लालू राबड़ी राज का पराभव, इस दोनों के बीच का एक अंतर संबंध है, जिसको डिकोड करेंगे, जिसको अगर खोलेंगे तब चीजें साफ होने लगेंगी। अंतर संबंध ये है कि नीतीश लालू राबड़ी राज में ये जो तथाकथित जो निम्न जातियां हैं, उनका जो एम्पावरमेंट हुआ, उनका जो सशक्तिकरण हुआ, उसने उसमें अलग अलग जाति समूहों में जो अपेक्षाएं, जो आकांक्षाएं जगाई, तो उन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति निश्चित रूप से वहाँ नहीं हो रही थी, और वो एक जो यादव केंद्रित पूरी राजनीति होती जा रही थी, उसका काट करने के लिए उसके बरक्स एक सोशल इंजीनियरिंग लेकर के नीतीश कुमार सामने आए। तो वो उसमें अति पिछड़ों का, उसमें दलितों की अलग अलग जातियों का कुछ न एक योगदान था उस सोशल इंजीनियरिंग को एक तरह से बिल्डअप करने में। तो उसमें बीजेपी ने, और स्वाभाविक रूप से जब बीजेपी उसमें जुड़ी तो उसने अपर कास्ट को भी उसमें जोड़ा। तो एक जो स्पेस जो था उसमें बीजेपी के बाद जो एक बड़ा स्पेस था वो जेडीयू मुहैया करा रहा था। तो उस स्पेस से वो जातियां जुड़ी, और उन जातियों ने अपने आप को नीतीश जी के लिए ये कि नीतीश जी बिहार के बदलाव के वाहक हैं, नीतीश जी विकास पुरुष हैं, इस रूप में उनको पेंट करना शुरू किया। और इससे ये हुआ कि एक ब्यूरोक्रेसी भी में भी अपर कास्ट को डोमिनेंसी मिली, और एज ए सोसाइटी भी अपर कास्ट को डोमिनेंसी सरकार में भी मिली। तो इसने धीरे धीरे इस मुहावरे को के उपजने में ये जो पूरा जो कालखंड है 2005 से लेकर के 10 तक का, उसी बीच में ये धीरे धीरे आने लगा। यानी कि 10 शुरू होते होते ये मुहावरा चलने लगा, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि अरे ये तो आए थे अति पिछड़ों और पिछड़ों को और उन जाति समूहों को न्याय दिलाने के लिए, जिनको या हिस्सेदारी भागीदारी दिलाने के लिए जिनको लालू राज में नहीं मिल पा रहा था। तो लेकिन असल में तो जो लोग पावर एंजॉय कर रहे हैं वो अपर कास्ट के लोग हैं, सभी जगह उनका होल्ड बढ़ता जा रहा है। तो ये इसकी वजह से ये नारा सामने आया। सबसे अच्छा जी हेमंत सर, रात कल शाम में भी हम बात कर रहे थे कि इसका सबसे अच्छा प्रतीक है नवेंद्र जी का इंटरव्यू, परमेश्वर मुखिया का इंटरव्यू है, और उसमें वो पूछ रहे हैं कि लालू जी के बारे में कोई एक गुण बताइए, तो वो कोई गुण नहीं बताते, वो हंसते हैं, कोई गुण नहीं बताते। वो कहते हैं हमें कभी मिला भी नहीं, मुझे मिलने के लिए अखिलेश सिंह का नाम लेते हैं, वो जो आजकल कांग्रेस में है, और सबका वो करते हैं। दूसरा, रामविलास पासवान को लेके भी कोई अच्छी बात नहीं कहते। नीतीश जी को लेकिन कहते हैं कि नीतीश जी वो ठीक हैं, लेकिन वो भी कभी कभी तुष्टिकरण करते हैं। हेमंत जी, वो सबसे बड़ा प्रमाण है जी। तो इसको उसी परमेश्वर मुखिया से ही जोड़ करके मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि जैसे जिस समय उनकी हत्या हुई और उसके बाद जो शव यात्रा थी आरा से लेकर के पटना तक,
एक तो शव यात्रा को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी, इजाजत मिली। उसके पहले जो लोग वहां गए खुलेआम, उसमें जो गिरिराज सिंह थे मैं उनको अग्रणी मानता हूँ जो वहाँ गए थे। और उसके पहले जो ये आरोप लगता रहा था खास करके लेफ्ट की ओर से, और लेफ्ट में भी सीपीआईएमएल की ओर से, कि रणवीर सेना की ओर को बीजेपी और आरएसएस का संरक्षण प्राप्त है, और उसमें कुछ लोगों का नाम भी उसमें आता था, और उसके जरिए ये लोग उनको पैसा और हथियार दोनों मुहैया कराया जाता है, और इसी से लोगों की हत्याएं हो रही है, जनसंहार हो रहा है। उसके बाद जब हत्या हुई, उसमें जिस तरह के लोग गए, गिरिराज सिंह का नाम चेहरा तो मुझे अभी भी याद है, मैं उस समय अखबार में ही था, प्रभात खबर में। तो वो जिस तरह की बात कर रहे थे, और जिस तरह की उग्र बात बोल रहे थे, और जिस तरह से वहाँ अभयानंद पहुंचे थे जो उस समय डीजीपी हुआ करते थे, और उनके साथ जिस तरह की बदसलूकी हुई, धक्का मुक्की हुई, एक व्यक्ति ने तो कॉलर तक उनका पकड़ लिया, लेकिन उनका कोई रिएक्शन न तो उनका अपना निजी तौर पर, न उनके किसी सुरक्षा कर्मी का। या उसके बाद देख लीजिए कि जब वहां से शव यात्रा जब निकली तो पूरे रास्ते में जिस तरह का तांडव मचाया गया, और खास करके पटना में इन करते के साथ, और वो जो पूरा आग लगाई गई, तोड़ फोड़ की गई, और यहाँ भी बीपीएससी के पास आकर के वो पूरी भीड़ जो है राजभवन की ओर जाने के लिए मुड़ गई थी, फिर उसको रोका गया। इतना कुछ होने के बावजूद ये सब कुछ जो हो रहा था मैं देख रहा था, और मैं अपने न्यूज रूम में बैठ करके अपने सहयोगियों के चेहरे निहार रहा था, और अपने कुछ जो टॉप ब्रास लोग थे उनको भी मैं देख रहा था कि उनके चेहरे पर जो भाव जो आ रहा था, वो लग रहा था कि ये जैसे कि आपको कोई बाजार में नंगा खड़ा कर दे, और उसके बाद आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा हो। लेकिन उसके बाद कैसे उन चीज़ों को मैनेज किया गया, कोई अखबार में उस तरह का आक्रामक हेडिंग, आक्रामक ढंग से खबर की प्रस्तुतिकरण कुछ नहीं हुआ। जिस तरह की हिंसा और जिस तरह की का उपद्रव हुआ था, तो उस तरह का बहुत ही उसको सॉफ्ट ढंग से डिस्प्ले किया गया। और ये कैसे नीतीश जी के सबसे कॉम्पिटेंट डीजीपी अभयानंद सिंह, और वो गए भी, न तो पुलिस, देखिए न तो उसमें जो सबसे काबिल माने जाते हैं, जिनकी बहुत चर्चा होती है कि वो सिर्फ पुलिस अफसर ही नहीं रहे हैं, उन्होंने बहुत ये परमार्थ का भी काम किया है। सुपर 30 जो आनंद के साथ मिलकर चलाते थे उसमें, और उसके बाद अलग से भी वो चला रहे हैं, अभी से चलाते ही हैं। तो उसमें लोगों को ये आईआईटी इसमें एडमिशन के लिए कोचिंग कराना, ये सारी चीजें थी। तो ये उनके सुखाव थे। लेकिन ये इसके अलावा जो उनका जो मूल काम था, उसमें उस शव यात्रा के दिन वो पूरी तरह से विफल साबित हुए। उनकी पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों पर एफआईआर हुआ भी, उसमें किसको सजा मिली ये आज तक किसी को पता नहीं है। सारा का सारा माना जाता है कि सारा का सारा जो एफआईआर है सबको वो खत्म कर दिया गया, उस पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे कि जिस अखबार में मैं काम कर रहा था, प्रभात खबर में, उसके प्रधान संपादक उसमें हरिवंश जी हुआ करते थे, जो अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं। हरिवंश जी ने कोई अग्रलेख इस पर नहीं लिखा, कोई अग्रलेख इस घटना पर उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि उनसे हम लोगों की डायरेक्ट बात हो रही थी, और वो इस घटना को लेकर के दुखी थे। और दुख कैसा वाला कि हाँ ये क्या हो गया, कोई गुस्सा, कोई आक्रामकता, ये सब नहीं था। तो ये पूरे अखबार समझिए कि मीडिया का कंप्रोमाइज, ब्यूरोक्रेसी का कंप्रोमाइज, पुलिस वालों को कंप्रोमाइज, ये सारा कंप्रोमाइज दिखा वहाँ। तो ये जो जिस मुहावरे की बात कर रहे हैं कि ताज कुर्मी को अराज, भूमियार ब्राह्मण राजपूत का कायस्थ का, तो ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। उसके पीछे बिल्कुल ही एक पुख्ता सबूत के रूप में सामने, जिसकी चर्चा मैंने आपको साथ की, कि कैसे जो नीतीश जी का प्रादुर्भाव है, लालू राबड़ी का जो प्रभाव है, उसके बीच में कैसे प्रकाश ने जगह बनाई नीतीश जी के साथ। और नीतीश, देखिए, एक स्वाभाविक पार्टी उनकी बीजेपी है, लेकिन नीतीश जी को अकेले नहीं छोड़ना था।
नीतीश जी के इर्द गिर्द अपनी पकड़ बनानी थी, इसलिए कुछ लोगों ने, इसीलिए आज देखिए कि बीजेपी और जेडीयू में का अंतर साफ मिट गया हुआ है। साफ मैं कह रहा हूं खोल करके कि साफ मिट गया हुआ है। आप देख लीजिए कि भी सभी पार्टियां अपने काम में लगी हुई है। बीजेपी अपने काम में लगी हुई है, ये आरजेडी अपने काम में लगा हुआ है, सीपीआईएम अपने काम में लगा हुआ है, कांग्रेस अपने काम में लगी हुई है। लेकिन जेडीयू किस काम में लगी है? आप खोज कर देख लीजिए कि कौन सा उनका काम चल रहा है, कहीं कोई काम चल रहा है? तो एक समय जो बीजेपी पूरी तरह निर्भर थी नीतीश जी पर, आज की तारीख में नीतीश जी की पार्टी पूरी तरह आत्मसमर्पित हो गई हुई है बीजेपी के लिए कि आप जो कर लीजिएगा ठीक है, हम वही हम मान लेंगे, और नीतीश जी को कुछ करने की स्थिति में है नहीं। तो ये इसका फलाफल जो हुआ है, इसका आउटकम जो हुआ है, जो आपने जो शीर्षक लगाया है, उसका आउटकम यही है। वो जो ताज और राज वाला जो है। एक और एग्जांपल लीजिए ना कि जितने भी हमने नाम लिए सब गदगद हैं। किसी को राज्य मंत्री का मिला हुआ है, किसी को पुनर्नियुक्ति तो 7-8 जो बताया ही बताया। एक बेचारा कुर्मी अधिकारी जो नॉर्थ ईस्ट में नौकरी कर रहे थे, पटना लाए गए, और उसके बाद जो है अब उनकी मुख्य जिम्मेवारी क्या है? उनकी मुख्य जिम्मेवारी अब मतलब पर्दे के पीछे ढकेल दिया गया पार्टी के भीतर। मैं मनीष वर्मा की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में नहीं, ओडिशा में थे वो। हाँ, उड़ीसा में, सॉरी। और कथित रूप से मनीष वर्मा, हेमंत जी, कुर्मियों का इंटरेस्ट बचा रहे हैं कथित रूप से। ये हम सब केवल एनालिसिस करते रहते हैं कि कुर्मियों का इंटरेस्ट बचा रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जो है जदयू बच जाए, ये प्रशांत निशांत को आगे करने का काम वही कर रहे हैं, आदि इत्यादि जितने कयास हैं। तो ये हालत एक, इसीलिए हम लोग ताज कुर्मी और राज भूमिहार की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकली हमने देखा, हमने सांस्कृतिक रूप से भी देखा, और ये तीसरा एपिसोड अफसरों के तौर पे भी हमने देखा। कोई और बात कहना चाहे मंजी, या इसको कंक्लूड? देखिए ये मैं जो कह रहा था कि जो इसका जो स्वाभाविक आउटकम जो है जिस रूप में आया है, वह यही है कि जो आशंका जताई जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि अब राज जो है वो धीरे धीरे, अब तो ताज भी खत्म होने वाला है। तो जब इस तरह का राज और इस तरह का ताज और राज की जब जुगलबंदी होती है, तो उसमें जिसके सर पर ताज होता है, उसका ताज और वह खुद दोनों ही विलीन हो जाने को अभिशप्त होता है। और वो नीतीश जी के मामले में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और आपने मनीष वर्मा का उदाहरण दे ही दिया। आज की तारीख में उनके सुपुत्र, नीतीश जी के सुपुत्र भी, निशांत भी इस गैप को भरने की स्थिति में नहीं है, जिनके बारे में बहुत बीच में हल्ला हुआ था कि बिहार का नेता कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, और बिहार का भावी मुख्यमंत्री कैसा हो तो निशांत कुमार जैसा हो। अब तो लोग वो नारा लगाना भी भूल गए। जिन लोगों ने नारा लगाया था उनको पार्टी में किनारे कर दिया गया है। जेडीयू में उनको किनारे कर दिया गया है और कह दिया गया है कि अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखिए, अगर पार्टी में रहना है, नहीं तो पार्टी छोड़ कर बाहर जाइए। तो ये इसीलिए जो धनंजय कुमार को हैं, वो जो इनकी जो टिप्पणी है, धनंजय जी इसी बात को समझिए, और ड्राइंग मेमोयर निश्चित तौर पे हम बुलाना चाहेंगे। नंबर वगैरह कुछ उपलब्ध कराइए तो बात करना चाहेंगे। और आप राजकिशोर जी नंबर का मैंने स्रोत बताया। ये कह रहे हैं कि आप लोग नीतीश समर्थकों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष वर्मा देर सवेर संभाल लेंगे। कहाँ संभाल लेंगे? वही तो हेमंत जी आपको बता रहे हैं। उनकी स्थिति ये कर दी गई है। और निशांत को लेकर के हम सब जानते हैं, पारिवारिक तौर पे नीतीश जी बहुत फ्रेजाइल हैं, बहुत स्ट्रांग भी रहे। उनके परिवार के लोगों ने बहुत ज्यादा सत्ता में बहुत रुचि नहीं दिखाई, लेकिन फ्रेजाइल भी है। मुझे लगता है यही हुआ होगा जिसके कारण निशांत को बैठा दिया गया, बैक पे भेज दिया गया। क्या हुआ? नहीं, आप इसको एक बात और मैं अंतिम में कहना चाहता हूं कि नीतीश जी ने जो बार बार यह संकल्प दोहराया था कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं करेंगे। रोज बड़ा बड़ा क्राइम हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, पटना में हो रही है, बड़े लोगों की हो रही है, छोटे लोगों की हो रही है। करप्शन का तो आपने देख ही लिया, जो पीएमसीएच का जो मसला है, और
उसमें किस तरह की कार्रवाई हो रही है, आप साफ साफ देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो खुलेआम करप्शन कर रहा है, आईएस ठाकुर जो वहाँ का सुप्रिंटेंडेंट है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसको स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पैट्रोनाइजेशन प्राप्त है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों को में आरएसएस के लोगों को कैसे घुसा करके और उससे उनसे काम करवाया जा रहा है। जो एजेंसियां काम कर रही है वो किस तरह से उसमें पूरे सिस्टम में अराजकता पैदा कर रही हैं। वहाँ पीएमसीएच में एक लीवर ट्रांसप्लांट के लिए ये अमाउंट मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, समथिंग 20 करोड़ का एक ये उपकरण आया था। आज तक उसमें एक लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और वह भी असफल रहा। वो मशीन ऐसे ही पड़ी हुई है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं। कहा जाता है कि कोई मरीज ही नहीं मिलता है। और दूसरी ओर कोरोना पीरियड में इसी आईएस ठाकुर ने 34 लाख रुपए की खरीदारी बिना किसी निविदा प्रक्रिया को पूरा किए हुए एक अपनी चहेती कंपनी को सौंप दिया, और उसको लेकर के ऑडिट रिपोर्ट में पूरे गंभीर आरोप लगाए गए। उसके बावजूद वह आदमी बना हुआ है। तो कौन यह जो गठबंधन है करप्शन का, इस करप्शन पर नतीजे तो कुछ नहीं कर पाए। उसके अलावा देखिए, गिरिराज सिंह जैसा व्यक्ति घूम करके हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर के पूरे बिहार में दंगा फैलाने की उन्होंने कोशिश की, उग्रता पैदा की। उनके बीजेपी के लोगों ने कहा कि यहाँ रहना है तो हिंदू बन करके रहना पड़ेगा, ऐसा के नारे लगाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से जो कॉम्प्रोमाइज न करने की बात करते थे, उस नीतीश जी को आज यहाँ पहुंचा दिया गया हुआ है कि इन तीनों चीजों पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। तो ये वही है कि ताज भले उनके सिर पर डाला गया था, लेकिन राज ऐसे लोगों के जरिए चल रहा था जिन लोगों ने उनकी ही जड़ खोद दी। और आज स्थिति यह हो गई है कि वो बोलने की स्थिति में नहीं है। और भूमिहार का अर्थ हमने कहा ही कि भूमिहार केंद्रीय है बिहार में। मैं सवर्णों की बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि सीधे सीधे भी भूमिहार देखना हो तो वो पीएमसीएच वाले इस मसले पे आप देख समझ सकते हैं। पीके शाही, मंगल पांडे और ये ठाकुर साहब, ये नेक्सस है। लेकिन धनंजय जी आमीन, धनंजय जी कह रहे हैं कि गांव देहात में जाकर बात कीजिए। ये शब्द को मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो हालांकि मुहावरा है, लेकिन फिर भी ये जाति आधारित है। तो चंडाल चौकड़ी का वो कह रहे हैं वैसे, लेकिन इसको मैं कोट एंड कोट बोल रहा हूं, का कोई विज्ञान बीजन नहीं है संजीव जी। कुमार रवि, कुंदन कृष्णन और मनीष वर्मा की तिकड़ी संभाल लेगा। आमीन आमीन आमीन। ऐसा होगा तो ताज भी कुर्मी का होगा और राज भी कुर्मी का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, और आप सब जो आउटसाइड पैनलिस्ट थे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम में फिर। नमस्कार।